Hello everyone, I am Kirpal Singh, PGT Computer Science, KV Pangana. Today we will start a new topic for class 12th Computer Science using Python libraries. So let us start with the introduction. As our programs become larger and more complex, the need to organize our code becomes greater. जैसे जैसे हमारे प्रोग्राम बड़े होते जा रहे हैं और कम्प्लेक्स बनते जा रहे हैं, हमें अपने कोड को ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ता है. We have learnt that a large and complex program should be divided into functions that perform a specific task. हमें पहले ही पता है कि लार्ज और कम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को हमें फंक्शंस के अंदर डिफाइन कर देना चाहिए और फंक्शंस एक स्पेसिफाइड टास्क ही परफॉर्म करते हैं. एज द नंबर ऑफ फंक्शन इंक्रीजेज वी ऑर्गेनाइज देम इनटू मॉड्यूल्स. अब जैसे हमारे फंक्शंस बढ़ते जाएंगे हम उनको एक मॉड्यूल के अंदर डालते जाएंगे. नो, व्हाट इज अ मॉड्यूल? It is simply a file that contains Python code. When we break a program into modules, each module should contain functions that perform related tasks. Modules that contain source code for common needs are called library. अब वो मॉड्यूल जो हमारी ज़रूरत के अनुसार सोर्स कोड को कंटेन करके रखते हैं को लाइब्रेरीज कहा जाता है. सो वी कैन से कि पाइथन प्रोग्राम कंप्राइजेज ऑफ 3 मेन कंपोनेंट. पाइथन प्रोग्राम 3 मेन कंपोनेंट्स का मिक्सचर है. लाइब्रेरी, जिसका दूसरा नाम पैकेज भी है, मॉड्यूल एंड फंक्शंस. सो इन द गिवन डायग्राम वी कैन सी पाइथन. वी हैव अ GUI Tkinter library, Django framework. For game development we have Pygame. For biology we have BioPython. For natural language processing we have NLTK. For visualizing the data in bar graph charts we have Plotlib. And for scientific computing we have a NumPy. So all these were examples of Python libraries या modules. Now what is module? Let us understand. A module is a file that ends with .py, consisting of Python code that can define functions, class, variables related to a particular task. जैसे आपने देखा है कि एक बुक को अगर हम कोशिश करें कि इकट्ठा ही पढ़ लें तो इट इज़ अ वेरी टीडियस एंड कम्प्लेक्स जॉब और हमारा इंटरेस्ट भी नहीं बनेगा. तो इसलिए बुक्स को क्या करते हैं, हम चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि चैप्टर्स को समझना आसान बन जाए और हमारा इंटरेस्ट भी बना रहे. सिमिलरली हम क्या करते हैं, मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं अपने प्रोग्राम्स को ताकि वो प्रोग्राम आसानी से समझ भी आ सके और हम प्रोग्राम को जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट कर सकें. सो व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ मॉड्यूल? एबिलिटी टू इंपोर्ट, reusability, categorization, code easier to understand, and reducing the complexity. Now one thing you have to note, if module file name does not end with .py as the extension. अगर आपने कोई प्रोग्राम .py से नहीं बनाया, यानी कि कोई मॉड्यूल आपने .py से एक्सटेंशन से नहीं बनाया, तो क्या होगा, इट कैन नॉट बी इम्पोर्टेड इनटू अदर प्रोग्राम्स. आप उस कोड को दूसरे प्रोग्राम्स के अंदर इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे भाई. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट अ प्रोग्राम मस्ट एंड विद अ .py एक्सटेंशन. दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, मॉड्यूल कैन नॉट बी सेम एज अ कीवर्ड. अभी कीवर्ड क्या है आपको पहले ही पता है, क्लास 11 के अंदर कुछ रिजर्व्ड वर्ड होते हैं हमारे पास. तो आपका कीवर्ड जो है वो मॉड्यूल का नाम नहीं हो सकता. __ name is a variable that holds the name of the module being referenced.
द करंट मॉड्यूल हैज़ द स्पेसिफिक नेम अंडरस्कोर मेन। तो हमारे पास जिस मॉड्यूल में करंटली हम काम कर रहे हैं वो आपका मेन मॉड्यूल कहलाता है। So how you can import the modules into your programs? The most common way to create a module is to define a separate file containing the code. आपको क्या करना है, एक सेपरेट फाइल में कोड लिखना है। We want to group separately from the rest of the application. अब कोई ऐसा कोड जो आपको सिर्फ चाहिए, जिसको आप यूज़ करना है, तो आप उसको अलग रखिए किसी फाइल के अंदर और ज़रूरत पड़ने पे उसको इंपोर्ट कर लीजिए। Thus we can import the module in each program that needs to call one of the functions. तो जो उस मॉड्यूल हमें चाहिए हम उसको अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर लेंगे। क्या तरीके हैं इंपोर्ट करने के? There are 3 constructs for modules to be imported. First way is import name of the module. What will this give? It will give access to all the attributes to access particular method from any module. For example, import math. अब math फंक्शन, math मॉड्यूल को आपने इंपोर्ट करना है, आप राइट करेंगे import math। अब उसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन आपको चलाना है तो मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम। अब मैथ के अंदर आपको मान लीजिए स्क्वायर रूट फंक्शन चलाना है तो मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ अ पर्टिकुलर आर्गुमेंट या वैल्यू। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से आप उसका मॉड्यूल के पर्टिकुलर फंक्शन को चला सकते हैं। अनदर वे, फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट फंक्शन नेम। थर्ड, फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट एस्ट्रिक। So these are the 3 constructs of importing the module in your program. Let us see an example. We have developed a module named area.py. We have imported a library, import math. Let us create a function, define circle underscore radius. What is returning? It is returning math.py.radius multiplied by radius. तो एक हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 फंक्शंस हमने बना लिए। पहला फंक्शन बना लिया है सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए, जो हमें एरिया कैलकुलेट करके देगा। सिमिलरली दूसरा फंक्शन हमने बना लिया है यहाँ पे एरिया ऑफ अ स्क्वायर, तो उसके लिए एक पैरामीटर है साइड, रिटर्न साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। थर्ड फंक्शन इज area of the rectangle. So 2 parameters, length and breadth are required, and what will be the return statement? Length multiplied by the breadth. अब ये 3 फंक्शंस हमने अपने area.py नाम के मॉड्यूल में बना दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक नया प्रोग्राम बनाएंगे। उस प्रोग्राम का नाम मैंने रख दिया है math1.py और हम इस area.py मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करेंगे। यहाँ से इधर लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे? वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट इंपोर्ट एरिया। जैसे ही हम इंपोर्ट एरिया करेंगे इस प्रोग्राम, इस area.py मॉड्यूल का कोड इसके अंदर आ जाएगा। अब देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम, वी आर कॉलिंग द सब मॉड्यूल सर्कल अंडरस्कोर एरिया फ्रॉम द मॉड्यूल एरिया, बट वी आर राइटिंग हियर प्रिंट एरिया डॉट सर्कल। तो यहाँ पे एरिया एक मॉड्यूल है तो मॉड्यूल का नाम डॉट सर्कल अंडरस्कोर एरिया, यानी कि फंक्शन का नाम। जैसे हम कर रहे थे मैथ डॉट स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे मैथ की बजाय अब यहाँ पे एरिया है तो एरिया डॉट फंक्शन का नाम है तो फंक्शन का नाम। सिमिलरली 3 कॉल्स हमने यहाँ पे दे दी है। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो 5 का आप देखेंगे कि एरिया ऑफ अ सर्कल, तो हमने यहाँ पे रेडियस दिया 5, तो आउटपुट यहाँ पे आ गई है। और स्क्वायर का हमने यहाँ पे साइड दी 10, तो 10 × 10 100, और एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ 20 × 40, द रिजल्ट इज 800। सो सिंपल, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट, retrieving objects from a module. There is another function dir which when applied to a module gives you the name of all that is defined inside the module. अब आपको देखना है कि मॉड्यूल के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, तो उसके लिए हमारे पास एक और फंक्शन है। फंक्शन का नाम dir। सिंपली क्या करिए,
पाइथन शेल के ऊपर इंपोर्ट द नेम ऑफ द मॉड्यूल एरिया, dir नेम ऑफ द मॉड्यूल एरिया। तो यहाँ पे आउटपुट आप देख रहे हैं, द यूजेज ऑफ dir फंक्शन विद द नेम ऑफ द मॉड्यूल, इस केस में एरिया है, रिजल्ट्स इन द डिस्प्ले ऑफ ऑल द रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर होंगे, जैसे कि आपके सब मॉड्यूल हैं, वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट हैं, जो भी इस मॉड्यूल के अंदर होगा वो आप इसके अंदर देख पाएंगे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर। सो वेरी सिंपल, लेट अस क्रिएट import the module by using from. So from area import circle underscore area, print circle area, और पाइथन शेल के अंदर इसकी आउटपुट वी कैन सी। एंड थर्ड, यूज ऑफ import statement from area import asterisk and print. These are the calls, circle underscore area, square underscore area. These are the calls to the modules contained in area.py. So the resultant we can see here in the output. And important point to note here is, whenever we are using a module in our program, for that module, its compiled file will be generated and stored in the hard disk permanently. जब भी कभी हम मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, उस मॉड्यूल की कंपाइल्ड फाइल हमेशा के लिए आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर परमानेंटली सेव हो जाती है। नेक्स्ट, नेम स्पेसेस इन पाइथन। नेम स्पेसेस क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ नेम्स। इट मैप्स नेम टू कोरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट्स when different namespace contain objects with the same name. This avoids any name collisions. अब आप देखते हैं कि अगर एक ही नाम के कई लोग हो तो collisions हो सकती हैं, पता ही नहीं लगेगा कि किसको बुलाया जा रहा है, ambiguity में occur. So namespace are useful. Internally a namespace is implemented as a Python dictionary. Automatically namespace जो है Python के अंदर डिक्शनरी के फॉर्म में इंप्लीमेंट होते हैं। इट मेंटेन्स आर नेम टू ऑब्जेक्ट मैपिंग वेयर नेम एक्ट्स एज अ की। तो नाम जो है वो क्या करेंगे? इट विल एक्ट एज अ की एंड ऑब्जेक्ट एज वैल्यूज, और ऑब्जेक्ट उसकी वैल्यूज होंगे, क्योंकि आपको पता है कि डिक्शनरी इज अ की वैल्यू कॉम्बिनेशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पाइथन नेम स्पेस। पाइथन के अंदर 3 तरह के नेम स्पेस है, ग्लोबल, local and built-in. When we start the interpreter, a Python namespace is created. Python interpreter को start करने के साथ ही Python namespace automatically create हो जाते हैं. This holds all built-in names. जितने भी automatically created names हैं वो automatically बन जाते हैं. Due to this, फंक्शंस लाइक प्रिंट एंड id आर ऑलवेज अवेलेबल। आपने देखा होगा कि प्रिंट और id हमेशा ही अवेलेबल रहते हैं क्योंकि वो एक इनबिल्ट फंक्शंस हैं। मॉड्यूल क्रिएट्स इट्स ओन ग्लोबल नेम स्पेस। तो जब आप मॉड्यूल्स बनाते हैं, आपने देखा कि मॉड्यूल्स को हम दूसरे प्रोग्राम्स में इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट कर पाते हैं क्योंकि वो ग्लोबल नेम स्पेस बनाते हैं। फंक्शन कॉल क्रिएट्स अ लोकल नेम स्पेस। अब फंक्शन का आपने देखा कि फंक्शन के अंदर अगर आप कोई वेरिएबल को डिक्लेयर कर देंगे तो वो वेरिएबल क्या हो जाएगा? लोकल। सिमिलरली फंक्शन की कॉल एक लोकल नेम स्पेस क्रिएट करती है। नेक्स्ट इज मॉड्यूल अलाइसिंग। अब आपने कई बार पढ़ा है, टेबल अलाइसिंग पढ़ा है। अलाइसिंग एक तरह का निक नेम है जो आप स्मॉल नेम दे सकते हैं। You can create an alias when you import a module by using the as keyword. तो हमारे पास एक कीवर्ड है as, इसकी हेल्प से आप मॉड्यूल का alias नेम, निक नेम रख सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं आप एक, import math as m। अब भैया मैथ्स का जो नाम है आपने क्या रख दिया है? m। अब जहां पे आप उसका नाम पहले मैथ रख रहे थे, अब आप स्मॉल नेम m को यूज कर सकते हैं। लेट अस सी, वी हैव अ प्रोग्राम फॉर कैलकुलेटर test.py
x इज इक्वल टू 100। x इज अ वेरिएबल विच इज होल्डिंग अ वैल्यू 100। एक फंक्शन बनाया है ऐड a कॉमा b, तो ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, a प्लस बी। दूसरा बनाया हमने प्रोडक्ट ए बी, और ये हमें क्या रिटर्न करेगा, a मल्टीप्लाइड बाय b। अब हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं, इंपोर्ट टेस्ट। तो यानी कि अब हमने क्या किया है, टेस्ट नाम का ये जो मेरी फाइल है, ये जो मॉड्यूल है, इसका नाम क्या है, टेस्ट। तो मैंने इसको क्या किया, इंपोर्ट कर लिया इसके अंदर, इंपोर्ट टेस्ट, प्रिंट टेस्ट डॉट एक्स। ठीक है, वी आर असेसिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स। तो इसकी जो वैल्यू है उसको हम एक्सेस कर रहे हैं यहाँ से, और प्रिंट कर रहे हैं टेस्ट डॉट एक्स। तो आप देखेंगे कि जो भी इसकी वैल्यू है यहाँ पे 100 है, तो 100 यहाँ पे वैल्यू आउटपुट में आ गई है। नेक्स्ट टेस्ट डॉट एड 10, 20। तो 10 और 20 जो है यहाँ पे पास हो जाएंगे, और a प्लस बी दैट इज द 30। टेस्ट डॉट प्रोडक्ट 10, 20, तो इसका रिजल्ट a मल्टीप्लाइड b 10 into 20 दैट इज द 200। Now how to create a package? Package is a collection of related modules। अब मॉड्यूल्स भी बढ़ते हैं तो उनको एक लाइब्रेरी में रखना पड़ता है। यू कैन आइदर इम्पोर्ट अ पैकेज और क्रिएट योर ओन। या तो आप पैकेज को इम्पोर्ट कर लीजिए या आप खुद का पैकेज बना लीजिए। मेन डिफरेंस बिटवीन अ मॉड्यूल एंड अ पैकेज इज दैट पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स एंड हैज़ अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर डॉट पाई फाइल। तो जब भी कभी आप पैकेज बनाएंगे उसके अंदर एक फाइल बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, दैट इज अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर डॉट पाई फाइल। हम देखेंगे आगे स्लाइड में कि कैसे हम इसको बना पाएंगे। स्टेप्स टू क्रिएट एंड इंपोर्ट अ पैकेज। हाउ वी कैन क्रिएट अ पैकेज। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ डायरेक्टरी। एक फोल्डर बनाइए, मान लीजिए फोल्डर का नाम मैंने यहाँ दे दिया ज्योमेट्री, और उसके अंदर मैं दो मॉड्यूल्स ऐड कर रहा हूँ, एरिया डॉट पाई एंड वॉल्यूम डॉट पाई। Also create a file underscore init underscore pi in the directory geometry। तो मैंने क्या किया, अब उस फोल्डर के अंदर एरिया डॉट पाई वॉल्यूम डॉट पाई मैं पहले से ही ऐड कर चुका हूँ। अब मैं एक फाइल और ऐड कर रहा हूँ, और उस फाइल का नाम मुझे जो रखना है वो है अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर डॉट पाई। अब ये फाइल चाहिए क्यों? These are required to make Python treat the directories as containing packages। इससे पता लगेगा कि ये जो डायरेक्टरी हम बना रहे हैं वो एक पैकेज बन जाएगा। इट बेसिकली इनिशियलाइजेज द पाइथन पैकेज। तो पाइथन पैकेज यहाँ से डायरेक्टरी का शुरू हो जाएगा, नहीं तो वो एक नॉर्मल डायरेक्टरी नेम फोल्डर लगेगा। इंपोर्ट द पैकेज एंड यूज द एट्रीब्यूट्स कंटेन्स इनसाइड द पैकेज। पैकेज को इंपोर्ट करिए और उसके जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं उसको आप यूज कर सकते हैं। लेट्स सी। सबसे पहला काम फोल्डर बनाने के लिए, डायरेक्टरी बनाने के लिए इंपोर्ट ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, os.mkdir मेक डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का नाम दे दीजिए यहाँ पर। तो सबसे पहला काम ये करना है फोल्डर बनाना। फोल्डर बनाने के लिए os.make डायरेक्टरी फोल्डर का नाम, देन प्लेस डिफरेंट मॉड्यूल्स इन द पैकेज, फॉर एग्जांपल area.py एंड volume.py। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने एक फोल्डर बना लिया हुआ है ज्योमेट्री। जब मैं ये कमांड दूंगा os.mkdir ज्योमेट्री तो मेरा फोल्डर बन जाएगा ज्योमेट्री का, और उसके अंदर मैं दो मॉड्यूल यहाँ बना रहा हूँ, एरिया मॉड्यूल और दूसरा वॉल्यूम का वॉल्यूम अंडरस्कोर मॉड्यूल। ठीक है, तो ये नाम है, सिर्फ आप इनके बना लीजिए। ओके, तो एरिया मॉड्यूल के अंदर क्या लिखा हुआ है ये देख लीजिए। एरिया मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन डिफाइंड है टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, और वॉल्यूम मॉड्यूल के अंदर टू कैलकुलेट द क्यूब ऑफ क्यूब। तो आप देख रहे हैं ये एक एक दोनों के अंदर एक एक जो है फंक्शन बना दिया गया है। थर्ड स्टेप, एक फाइल है उसको क्रिएट कर लीजिए। तो देखें इस फाइल को अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर डॉट पाई नाम से मैंने सेव कर दिया है, और उसके अंदर लिख दिया है फ्रॉम एरिया मॉड्यूल इंपोर्ट नेम ऑफ द फंक्शन, फ्रॉम वॉल्यूम मॉड्यूल इंपोर्ट नेम ऑफ द फंक्शन। सिंपल है। Next, import the package and use the attributes contained inside the package. How we can do that? From geometry, import area module, volume module। यहाँ पे आपको नाम देने हैं उनके जो आपको import करने हैं। Print
एरिया अंडरस्कोर मॉड्यूल डॉट रेक्टेंगल अंडरस्कोर एरिया 10,20। अब आप उनको कॉल कर रहे हैं। सिमिलरली वॉल्यूम मॉड्यूल के अंदर से क्यूब अंडरस्कोर वॉल्यूम को कॉल किया जा रहा है। तो हेंस द डिजायर्ड आउटपुट 201,000। तो आप भी सभी अपना पैकेज बना के देख सकते हैं। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड पाइथन लाइब्रेरीज। अब कुछ लाइब्रेरीज हैं जो इनबिल्ट हैं, दैट इज डेट टाइम लाइब्रेरी। उसके अंदर कुछ क्लासेस हैं। फर्स्ट क्लास डेट क्लास। अब डेट क्लास के अंदर क्या क्या है? टुडे दिस फंक्शन डिस्प्लेज करंट सिस्टम डेट। अगर आपके सिस्टम की जो डेट सेट है आपको वो देखनी है, उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है टुडे, और जो आपको डेट आएगी वो YYYY MM और DD फॉर्मेट में आएगी। तो लेट अस सी हाउ वी कैन डू दैट। यू हैव टू इंपोर्ट डेट टाइम। एक वेरिएबल ले लिया t_day इज इक्वल टू डेट टाइम। यहाँ पे आपको लाइब्रेरी का सबसे पहले लाइब्रेरी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, कॉमा डेट, क्योंकि ये क्लास कौन सी है, डेट, कॉमा टुडे। फर्स्ट यू हैव टू राइट name of the library, that is date time, then class dot date, then name of the function। और हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पे इस वेरिएबल को। तो आप देखेंगे जो सिस्टम की करंट डेट और टाइम, जब ये बना था प्रोग्राम तो उस टाइम इसने इसकी डेट जो है उस फॉर्मेट में दे दी है। नेक्स्ट, अब इसके अंदर भी बाइफ्रिकेशंस आपको चाहिए। आपको अलग अलग से देखना है कि ईयर कौन सा है, मंथ कौन सा है, डे कौन सा है। तो ईयर एट्रीब्यूट आपको ईयर दे देगा, मंथ एट्रीब्यूट मंथ को डिस्प्ले करेगा, डे एट्रीब्यूट डिस्प्लेज द डेट फ्रॉम द डेट टाइम ऑब्जेक्ट। तो डेट टाइम ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे लिया था t_day। तो अब आप क्या कर दीजिए, ऑब्जेक्ट डॉट ईयर, ईयर बताएगा, ऑब्जेक्ट डॉट मंथ, मंथ बता देगा, ऑब्जेक्ट डॉट डे आपको डे बता देगा। सिंपल कमांड्स हैं। नेक्स्ट, एक और क्लास है डेट टाइम लाइब्रेरी के अंदर, दैट इज द टाइम क्लास। इट होल्ड्स द एट्रीब्यूट्स फॉर आवर, मिनट, सेकंड एंड माइक्रो सेकंड। सो लेट अस सी द मेन फंक्शन इज नाउ। दिस फंक्शन डिस्प्लेज करंट सिस्टम डेट एंड टाइम। तो ये फंक्शन सिस्टम का करंट डेट और टाइम हमें बताएगा। इसके एट्रीब्यूट्स हैं आवर, मिनट एंड सेकंड। Simple import date time, object date time, name of the library, dot date time, class dot now, and print. It gives us the current system date and time up to microseconds. Similarly, apply object dot r to get the r, object dot minute to get the minute, object dot second to get the second, object dot microsecond to get the microsecond। Very important module, random module। A question will come in board exam on random module। What is a random module? Generating random numbers। हम सब ने लूडो तो खेली होगी, स्पेशली लॉकडाउन लूडो का क्रेज़ बहुत हो गया था। तो लूडो में क्या है, आप देखते हैं कि आप डाइस फेंकते हैं 1 से 6 तक, कोई भी नंबर आपका आ जाता है रैंडमली। तो 6 आने पे तो आपको काफ़ी खुशी मिलती है, और 1 आने पे तो आप कहते हैं कि क्या, इसको दोबारा फेंकते हैं। सो लेट अस स्टडी रैंडम नंबर्स। रैंडम नंबर्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड सच एज लॉटरी के स्क्रैच कार्ड्स के अंदर यूज़ होता है, रीकैप्चा लाइक इन लॉगिन फॉर्म्स टू डिफाइन इमेज शोन टू यूज़र। आप देखते हैं कि हर बारी, कई बारी आप लॉगिन फॉर्म में करते हैं तो कैप्चा इमेज आती है और हर बारी वो इमेज अलग आती है, रैंडम होती है, तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है। कंप्यूटर गेम्स लाइक थ्रोइंग ऑफ डाइस, पिकिंग अ नंबर, फ्लिपिंग अ कॉइन, शफलिंग डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। अब कौन कौन से फंक्शंस रैंडम मॉड्यूल के साथ एसोसिएटेड हैं? फर्स्ट, rand range, it generates an integer
between 0 to n-1। तो ये फंक्शन क्या करेगा, आपको इंटीजर वैल्यू जनरेट करके देगा 0 से n-1। सपोज n आपका 6 है तो आपकी वैल्यूज आएंगी 0 से 5 के बीच में, 0 को इंक्लूड करके। नेक्स्ट फंक्शन रैंडम फंक्शन। इट जनरेट्स फ्लोटिंग रैंडम नंबर्स फ्रॉम 0 to 1। ये इंटीजर वैल्यू जनरेट कर रहा था, अब रैंडम जो है वो फ्लोटिंग वैल्यू देगा हमें 0 से 1 के बीच में। अब इंक्लूडिंग 0 बट एक्सक्लूडिंग 1, यानी 1 कभी नहीं आएगा 0 और 1 के बीच में। रैंड इंट, इट एक्सेप्ट्स 2 आर्गुमेंट्स a and b and returns a number n in the inclusive range a to b, means the value would be a less than equal to n less than equal to b. So rand int function accepts both the arguments a and b and will include both the values. Next is uniform. It returns the floating point numbers between two numbers. तो ये हमारे को क्या देगा, floating point values generate करेगा. So let us see the example of each one of them. Import random. Num is equal to random dot rand range 20. अब rand range 0 to n-1 include करेगा. Similarly, it will generate the number from 0 to 19 and we are printing the num. So first time I get the value as 15, next time I get the value as 19. So ये डिपेंड करेगा, जरूरी नहीं है कि आपकी फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट टाइम 15 ही आए। तो ये एक रैंडम नंबर जनरेटर है, रैंड रेंज। नेक्स्ट अगेन इंपोर्ट रैंडम, num is equal to random dot random. It will generate floating point numbers between 0 to 1. तो आप देख रहे हैं 0 point some number is coming, तो रैंडम नंबर 0 से 1 के बीच में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हमें देगा। नेक्स्ट इंपोर्ट रैंडम, num इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड इंट 1,6। अब ये आ गया भाई हमारा लूडो वाला फंक्शन। लूडो में आप देखते हैं कि 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे तो 1 to 6 ही किया हमने, आप कोई भी नंबर कोई भी रेंज लीजिए, वो दोनों वैल्यूज इंक्लूडेड होंगी। इंपोर्ट random, num is equal to random dot uniform 1,6. It generates floating random numbers from 1 to 6. तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास जो रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं वो फ्लोटिंग वैल्यू के अनुसार आ रहे हैं। थैंक यू।